नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर 13 तारीख को होना है शपथ ग्रहण समारोह। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे और ऐसे में आज बात यह होने जा रही है कि भाई उनके सामने जिम्मेदारियां क्या हैं, चुनौतियां क्या कुछ हैं, क्योंकि उन्हें चुन तो लिया गया और एसटी के रूप में उन्हें पेश करने की कोशिश भी है, लेकिन प्रदेश के जो हालात हैं और जो एक सरकार छोड़कर गई है भूपेश सरकार, उससे आगे जाकर काम करना और ये दिखाना कि हमने उस सरकार से बेहतर काम किया, क्योंकि ना सिर्फ 5 साल बल्कि बीजेपी की प्रगति जो कोशिश रहती है वो ये दिखती है कि कैसे एक लंबे समय तक किसी राज्य को टारगेट कर चलना है। ऐसे में क्या वो इस चुनौती को पार पा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्या इस बार रीति नीति होने वाली है, क्या रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी, इन चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में देखिए बड़ा सवाल यही था कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ओबीसी से होगा, एसटी से होगा, और मुख्यमंत्री आदिवासी चेहरा हैं, और ऐसे में अरुण साहू की अगर हम बात करते हैं ओबीसी चेहरा है, और विजय शर्मा की बात करें तो सामान्य वर्ग से। तो यानी कि सभी क्षेत्रों को, वर्गों को साधने की कोशिश कर ली गई है। लेकिन मुख्यमंत्री का वेलकम तो होगा, लेकिन किन चुनौतियों से वेलकम होगा उस पर आज चर्चा होनी है। बिल्कुल, वो चुनौतियां देखिए सामने आ गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम जरा उन पर नजर डालते हैं। और पहली चुनौती की अगर हम बात करें तो वो ये है कि छत्तीसगढ़ पर इस वक्त 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है, और कर्ज के बोझ के बीच जनता से की वादे कैसे पूरे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां 12,000 रुपए देने की बात कही गई है, और इसके अलावा बोनस देने की बात कही गई है, जो आवास योजना है उसका फायदा देने की बात कही गई है। तो ये योजनाएं कैसे पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, दूसरी चुनौती की भी बात करते हैं, धान खरीदी, वो मुद्दा जिसको लेकर हमने देखा पहले भी सरकार में कई दफा विवाद की स्थिति पैदा हुई है। अब जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो फिर किस तरीके से इस चुनौती को देखा जाएगा। धान पर बोनस और पिछले बकाए जो भी यहाँ पर इस समय धान को लेकर मुद्दे हैं, उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, ये भी एक चैलेंज होगा। बिल्कुल, धान एक बड़ा मुद्दा, और ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में जो पिछला बकाया है वो भी चुकाना है। बोनस का वादा कर चुके हैं पहले विष्णुदेव साय, 25 तारीख उन्होंने निर्धारित भी की है। और इसके अलावा एक और समस्या जिससे छत्तीसगढ़ अभी भी जूझ रहा है, और वो है नक्सलवाद की समस्या। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से कैसे निपटेगी, क्या नीति होगी, और क्योंकि बीजेपी का एक हार्ड स्टेप दिखता था नक्सलवाद के खिलाफ कि वहां पर अगर हमें गोली की जरूरत लगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो पिछली सरकार आई उसने उसमें कहा कि हम गोली के जरिए भी कोशिश करेंगे कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए। तो इस सरकार का उस पर क्या स्टैंड रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अब एक अच्छी चीज कह सकते हैं, क्योंकि बात डबल इंजन की कही जा रही है, और नक्सलवाद का जो मामला है वो एक सरकार का नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र की भी बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। तो क्या वहां से तालमेल बिठाकर इस बार कुछ जिलों से कम अगर समेट दिया जाता है नक्सलवाद, तो एक बड़ी कामयाबी होगी। और इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, राजेश अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विकास मरकाम जी हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी एसटी मोर्चा के। इसके अलावा श्री कुमार मेनन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं विकास जी। बेशक एक बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन उसके पीछे जो मैनिफेस्टो आप लोग लेकर आए, जिसका इंपैक्ट रहा उसको पूरा करना, वो भी जैसे ही सरकार का गठन होता है उसके बाद से ही, क्या आपको क्या लगता है कि वो चुनौतियां शुरू हो जाती हैं कि उन 5 साल में कैसे पूरा का पूरा मैनिफेस्टो खत्म किया जाए, वो भी तब जब आप लोग लगातार ये कहते रहे कि छत्तीसगढ़ पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, आर्थिक स्थिति सरकार की ठीक नहीं है। निश्चित रूप से नई सरकार आने के बाद चुनौतियां तो बढ़ी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में आपने देखा होगा 2003 से 2018 तक मितव्ययिता के साथ हमने छत्तीसगढ़ में सरकार चलाया, और उस मितव्ययिता के उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में आज भी दिया जाता है। परंतु 2018 से 2023 तक जो ये सरकार कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, घमंडी सरकार थी, और जो बजट के जो नियम थे उस नियम को ताड़ ताड़ करके वो सरकार 5 साल चली, और उसके कारण जो है कर्ज इतना बढ़ा। परंतु
भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, जिसको हम मैनिफेस्टो नहीं कहते, वो हमारा संकल्प पत्र है और उसको हम मोदी गारंटी के नाम से जानते हैं। हमने जब इस मोदी गारंटी को बनाया तो वित्तवेयता कैसे हो, कैसे हम अपने इन संकल्प को पूरा करें, इन सब बातों पर एक बड़ा वादा था उसमें विकास जी 3100 रुपए में धान खरीदने का, और जब इलेक्शन हो रहा था तो बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी कि किसान कुछ किसान ऐसे हैं जो नहीं लेकर जा रहे हैं धान। अब उनको कंफ्यूजन थी, क्या थी वो, मैं उस कंफ्यूजन को भी यहाँ पर क्लियरिटी चाहता हूँ। क्या ये जो अभी सीजन चल रहा है इसी से वो 3100 का बोनस का लाभ मिलना शुरू होगा, या फिर अगली बार से जो अगले साल से धान खरीदी शुरू होगी उससे आप वो फायदा देना शुरू करेंगे? बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी आपको कल जब हम शपथ हमारी सरकार लेगी तो शपथ के बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। हमने पहले ही कहा है कि 25 दिसंबर को जो पिछले 2 साल का हमारा बोनस का बकाया है, 25 तारीख को 25 दिसंबर को हम पास करेंगे, उसको किसानों के खातों में डालेंगे। हमने वादा किया है कि हमारा जब पहला कैबिनेट बैठेगा उस पहले कैबिनेट में हम जो 18 लाख हमारे प्रधानमंत्री आवास के अधूरे काम बचे हुए हैं, जिनका काम नहीं हो पाया है, उसको हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ निश्चित रूप से इसी सीजन से धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल में होगी। ये मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की गारंटी को पूरा कराने के लिए संकल्पित है। चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। राजेश जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले श्री कुमार मेनन जी जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुन रहे थे आप बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्या लगता है आपको? धान खरीदी का बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है प्रदेश में और इसको लेकर बार बार देखा गया है कि कहीं ना कहीं परेशानी भी होती है, तो इसको आसानी से पूरा कर लिया जाएगा या फिर चुनौती आएगी? प्रगति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कल मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, कल हो सकता है कल कैबिनेट की पहली बैठक भी हो जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही चाहूंगा कि भाजपा जिस मुद्दे को लेकर पूरे 5 साल जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की निंदा करती रही या कांग्रेस के बारे में चर्चा करती रही, शराबबंदी को लेकर, मैं चाहूंगा पहले दिन कैबिनेट में उस शराबबंदी का आदेश पारित हो कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ के नहीं, वो ये वादा कर तो आए नहीं ना सर, जिसकी लेकर राजनीति की है 5 साल। हाँ। उस शराब को लेकर वो बंदी का अगर कल करते हैं तो मैं मानूंगा उनकी राजनीति सही दिशा में जा रही है, पहली बात। लेकिन उनके मैनिफेस्टो पर आप कसेंगे या 5 साल जिन मुद्दों पर राजनीति की उस पर कसेंगे, क्योंकि वो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं। लोकेन जी, मैनिफेस्टो का हिस्सा भले ना हो, लेकिन जब वो हमको अगर किसी चीज के लिए प्रेरित कर रहे थे या हमारे खिलाफ बोल रहे थे, तो अगर उनकी सरकार बनती है तो उनका भी नैतिक। लेकिन आप लोगों ने तो वादा किया था ना सर, उन्होंने वादा नहीं किया था, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है या उनकी बनती है? बात शराबबंदी की जब बात करते थे तो निश्चित रूप से, लेकिन मेनन जी अगर आप वादा करेंगे तो आप वो सवाल तो उठाएंगे। अगर 3100 रुपए नहीं मिलेंगे किसानों को तो आप सवाल उठाएंगे उस पर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर 5 साल बाद आपकी सरकार आ गई तो वो आपकी लायबिलिटी है कि 3100 रुपए आप दें। आप सवाल उठा रहे थे। निश्चित रूप से इसके अलावा 58 से 60 लाख महिलाओं को, बहनों को, माताओं का फॉर्म भरवाया गया। उनके पास फोन आया है इनकी पार्टी कार्यालय से, विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे उनके कार्यालय से, कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आपको 1000 रुपए मंथली मिलेगा, आपको 12000 रुपए साल का मिलेगा। ये बात थी, एक एक महिला, एक बहनों के पास ये फोन आकर इनको कंफर्मेशन दिया गया था कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। हम चाहेंगे उसके संबंध में भी पहले दिन कैबिनेट निर्णय हो। तीसरी बात, 500 में गैस देने की बात, ये बात अमित शाह जी, मोदी जी करके गए हैं। सिलेंडर भले देश के अंदर 1000, 1100, 1200 में मिलता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि 500 में गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ के हर परिवार को मिलेगा। हम चाहेंगे उसके लेकर भी नीति स्पष्ट हो और कम से कम 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है, यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी के समय में 450 मिलता था, आज जो 1200 पहुंचे, हम चाहेंगे वो 500 के कम से कम दे दे, 50 रुपए बढ़ा ले, हर परिवार को 500 रुपए मिल जाए। चलिए ठीक, राजेश जी से मैं जवाब लेता हूं। राजेश जी, ये जो तमाम बड़े बड़े वादे हैं, क्योंकि इनका असर बहुत ज्यादा जनता में सर, इनके लिए शायद जनता 5 साल इंतजार नहीं करेगी कि हमारी 3100 की धान 5 साल बाद खरीदी जाए
या हमें 500 रुपए सिलेंडर 5 साल बाद मिले, बिल्कुल, और बिल्कुल इनका तो फौरी तौर पर रिजल्ट देना जी। होगा प्रगति। एक समस्या ये भी थी कि जो जितनी भी मिली जो धान खरीदी के लिए या धान के लिए जितने भी पैसे मिलते थे वो किश्तों में मिलते थे, लेकिन ये भी एक बड़ी समस्या थी। तो इस बार उम्मीद ये भी है कि जितने भी पैसे मिलेंगे वो साथ में मिल जाएंगे। राजेश जी, कितना आसान रहेगा ये सब चीजें? देखिए, जब कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा की थी सन 2018 में, तो उसे करीब करीब 11,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था। इसी तरह से जो अतिरिक्त बोनस देती है कांग्रेस, उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता था उसको। तो इस तरह से जो कर्ज की बात अभी आप कर रहे थे, वो जो रमन सिंह सरकार के समय 2018 में 44,000 तक था, वो लगभग 88-89 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये जो कर्ज है उसके एवज में हम करीब 450-500 करोड़ रुपया हर महीने ब्याज का पटा रहे हैं। तो जो घोषणाएं कांग्रेस ने की थी उससे आगे जाकर के 2023 में करने जा रही थी। बीजेपी जिसे रेवड़ी कहती थी, लेकिन उसको उसने उसी तरह से अमल किया और लगभग दोनों ही दलों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई थी। लेकिन इसके पीछे जो भी आर्थिक संकट छत्तीसगढ़ में आने वाला है, विकास कार्यों पर जो असर पड़ने वाला है, इसकी तरफ दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस पर बीजेपी ने आरोप भी लगाया है लगातार कि विकास कार्य ठप हो गए थे, सड़क पुल पुलिया बन नहीं रहे थे, ब्रिज नहीं बन रहे थे, बांध नहीं बन रहे थे। तो वो आखिर पैसा कहीं आसमान से आना नहीं है। आसमान आपके हमारे टैक्स से आएगा या फिर कर्ज से आएगा। आप डेवलपमेंट की कीमत पर ये जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका लंबे समय तक कोई अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है, ये बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ कह चुके हैं। चलिए ठीक है, विकास जी हमारे साथ, उनसे ही पूछ लेते हैं। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, विकास जी हैं उनसे ही जान लेते हैं। विकास जी, इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन साथ ही जिस तरीके से मेनन जी भी बोल रहे थे, महतारी वंदन योजना की वो बात कर रहे थे, वादे किए गए हैं, लेकिन ये जो योजना है इसे कहीं ना कहीं गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा था। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संकल्प लिए हैं वो सभी संकल्प हमने सोच समझ कर लिए हैं, पूरे आकलन के साथ लिए हैं। आपको याद होगा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हमारी लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार 1250 रुपए प्रति माह देती है, इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी हम महतारी वंदन योजना चलाएंगे और 1,000 रुपए प्रति माह, तब 12,000 रुपए वार्षिक आधार पर। लेकिन प्रदेश में कर्ज का भी तो एक मुद्दा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम जो है सरकार चलाएंगे तो मितव्ययिता का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार एक बात बताइएगा विकास जी, नहीं रहेगा। ये जो आप आरोप लगाते थे कि हमारी सरकार जो कर्ज छोड़कर गई, इस सरकार ने ऑलमोस्ट उसको डबल कर दिया पिछले 5 साल में। क्या आप ये आज दावा कर सकते हैं कि उसी रेशियो में अब ये कर्ज आगे नहीं बढ़ेगा, उल्टा उसको कम करने की कोशिश की जाएगी? निश्चित रूप से जो कर्ज है उस कर्ज को रिटर्न करने की कोशिश की जाएगी, कैसे वो रकम वापस हो उसकी कोशिश की जाएगी। 15 सालों में, अभी राजेश अग्रवाल जी बता रहे थे कि 15 सालों में रमन सिंह सरकार के कर्ज जो है वो लगभग 44,000 करोड़ रुपए था, जो आज 88,000-90,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो निश्चित रूप से हम शासकीय विभागों में मितव्ययिता बरतेंगे। भ्रष्टाचार हमारा प्रमुख मुद्दा है। हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार किसी भी एंगल से ना हो, क्योंकि पूर्व सरकार में हमने देखा है कि हर चीज में भ्रष्टाचार से शायद आप प्रदेश का बजट उससे कितना असर पड़ पाएगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन राजेश जी, कई ऐसे लोग वापस से चुनाव जीत कर आए हैं जो 2018 में चेहरा थे सरकार का और बुरी तरीके से छत्तीसगढ़ में उस समय हार मिली। अब फिर से उन चेहरों की बात हो रही है कि क्या उन्हें इस सरकार में जोड़ा जाएगा, क्या उन्हें वरिष्ठता का, कोई विधायक 5 बार, कोई 8 बार, ऐसे भी विधायक हैं जो जीते हुए हैं, उनको फिर से कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ये सीनियर्स के साथ सामंजस्य बिठाना कितना आसान, कितना मुश्किल आप मानते हैं? ये राजेश जी से सवाल था, एक मिनट। विष्णुदेव साय जी हैं छत्तीसगढ़ में जिनको बनाया गया है, वो कम वरिष्ठ नहीं है।
हेलो, जी जी बोलिए सर। मेरी बात आ रही है आपको आवाज? जी जी बोलिए। हेलो, मैं ये कह रहा था कि कम वरिष्ठ नहीं है, वो भी 4 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो वो तालमेल यहां तो बैठ जाएगा। मध्य प्रदेश में जरूर ये दिक्कत हो सकती है कि वहां जो विधायक बने वो तीसरी बार बने हैं, कुछ यंग है ज्यादा, लेकिन यहां पर तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं। परेशानी जो आने वाली है मंत्रिमंडल के गठन में, वरिष्ठ और कनिष्ठ वाला नहीं आएगा। कुछ नए चेहरे तो रखेंगे जिन लोगों की जिताने में बड़ी भूमिका रही, जैसे ओपी चौधरी और अरुण साह जैसे नाम है। दिक्कत यहां पर आने वाली है कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन, इसको कैसे बनाया जाए। जैसे राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल, ये तीनों के तीनों एक ही समाज के हो गए हैं सामान्य श्रेणी से। सरगुजा में आप देखें तो सरगुजा संभाग जो इलाका है, उधर से रायगढ़ से चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी विष्णुदेव साय जी बन चुके हैं, लेकिन वहां पर रेणुका सिंह और रामविचार नेताम जैसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो उनमें से किसी एक को लेना पड़ेगा। बस्तर की तरफ आप जाएं तो महेश गागड़ा वन मंत्री रह चुके हैं, लता उसेंडी वहां पे मंत्री रह चुकी हैं, और उसके अलावा केदार कश्यप बहुत सीनियर मंत्री रह चुके हैं। तो दिक्कत वहां पे जातिगत समीकरण बिठाने में और क्षेत्रीय संतुलन बनाने में आने वाली है। विष्णुदेव साय पर्याप्त अनुभवी हैं, सरपंच से लेकर के वो यहां तक पहुंचे हैं और उनका अच्छा लंबा कैरियर रहा है। लेकिन देखिए, इस बार बात सरकार की है, संगठन के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन को संभालने में और सरकार को संभालने में कहीं ना कहीं अंतर होता है, दिक्कत नहीं आएगी क्या इसमें? जी नहीं, वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि राज्य मंत्री के पास ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन वो केंद्र में 2-3 विभागों के राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि राज्य मंत्री के पास ज्यादा काम नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल अनुभव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते सरकार चलाने का। बिल्कुल। विकास जी, आप बताइएगा, देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है, प्रदेश है छत्तीसगढ़, ऐसे में सरगुजा और बस्तर में इस बार देखा बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है इस बार विष्णुदेव साय पर। किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे? लोकसभा चुनाव भी है। बिल्कुल, अभी राजेश जी बता रहे थे कि बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं विष्णुदेव साय जी। 4 बार के सांसद रहे हैं, 1990 से वो विधायक रहे हैं, सरपंच से उन्होंने अपनी राजनीति चालू की है। संगठन का भी उनको 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहने का उनको अनुभव है। इन सब अनुभवों को मिलाकर प्रशासनिक क्षमता भी उनमें कूट कर भरी है। राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो इन सब क्षमताओं को लेकर, अपनी इन विशेषताओं को लेकर वो सरकार चलाएंगे और निश्चित रूप से अच्छी सरकार चलाएंगे। और आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, हमने एक चुनौती और रखी है हमने, और उस चुनौती का नाम है नक्सलवाद, जिसमें केंद्र की, पड़ोसी राज्यों की और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। वो जो कोशिश होनी चाहिए कि कुछ जिले जो अभी भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या अन्य राज्यों में स्थितियां बेहतर हुई हैं यहाँ के मुकाबले। क्या वो एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि 15 साल आप लोगों की सत्ता रही, केवल 5 साल का गैप है। अभी भी अगर यहाँ पर नक्सलवाद है तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि पिछली सरकार की भी कुछ गलतियां रही, रमन सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और उन गलतियों से सीखकर अब कैसे उसको समेटना है, वो एक चुनौती रहेगी? देखिए, रमन जी के सरकार की गलतियां नहीं रही, बल्कि हमने बस्तर हो या सरगुजा हो, इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा मॉडल खड़ा किया और उसके कारण ही बलरामपुर सरगुजा के क्षेत्र से नक्सलवाद समाप्त हुआ। हमको यह समझना होगा, यदि हमको नक्सलवाद समाप्त करना है तो उसके लिए उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना होगा, सड़कों का जाल बिछाना होगा, शिक्षा के अच्छे स्कूल खोलने होंगे, और इन सब सारी चीजें शायद वहां पे थी सर पहले, लेकिन उनका इस्तेमाल कितना हो रहा था, ये शायद एक पॉलिसी नहीं है। वहां पर कितने स्कूल बंद पड़े थे वो हमने देखा, उन तक पहुंचना वहां पर कितना मुश्किल हो रहा था। सड़कें थी तो उनको किस तरीके से तबाह कर दिया गया, उनसे किस तरीके से, मतलब पॉलिसी क्या रहेगी सरकार की? बातचीत करेंगे, सख्ती करेंगे, क्या कुछ एक रोड मैप है उस चीज को लेकर? जहां जो जरूरत पड़े उस हिसाब से काम करेगी हमारी सरकार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम आतंकवाद, नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, और उससे मुझको लगता है कि प्रदेश सरकार में भी हमारी यही जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। आतंकवाद और नक्सलवाद के सामने हमारी सरकार झुकने वाली नहीं है, लेकिन हम
पहले बस्तर के पूरे क्षेत्र में जो 5 साल से कांग्रेस ने उस क्षेत्र को बर्बाद किया है, सड़कों का जाल जो बिछा हुआ था, उस सड़कों के जाल में आज दोबारा डामर भी डला हुआ है। आज भी सड़कें बहुत सारी कच्ची हैं। तो जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। सड़कों का जाल फिर से बिछाएंगे, कच्ची सड़कें हम उनको पक्की सड़कों में परिवर्तित करेंगे। विकास जी, ये भी जरा बताइएगा क्योंकि हम बात लोकसभा चुनाव की भी कर रहे हैं, ऐसे में 9 सीटों के बाद अब जो 2 सीटें हैं वो भी अपने कब्जे में लाने की कोशिश आप करेंगे, तो किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा? निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2000 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 1999 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा 9 से 10 सीटों पर रही है। आज हम उसको चैलेंज के रूप में लेते हुए 11 के 11 सीट कैसे हम जीते, ये हम हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। चलिए एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, जल्दी से समय कम है। श्री कुमार मेमन जी, सवाल ये कि जा रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, ठीक है, मेनन जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। मैं एक सवाल जल्दी से ले लेता हूं राजेश जी से। राजेश जी, कुल मिलाकर अगर देखें, लोकसभा क्या पहली चुनौती, और क्या वहां पर राज्य सरकार का बहुत इंपैक्ट रहता है? क्योंकि पिछली बार तो विपक्ष में बीजेपी थी, यहां पर उसके बावजूद अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। जी, ये बहुत जरूरी है कि ये जो महतारी वंदन योजना और जो धान पर बोनस देने की बात है, और जो इस तरह के 2-3 बड़े वादे हैं, उनको वो जमीन पर हकीकत में बदलते हुए 3-4 महीने के भीतर ही, क्योंकि पिछला चुनाव 2019 मई में हुआ था और उसके 1-1.5 महीने पहले चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो बमुश्किल 3 या 4 महीने का समय है भाजपा सरकार के पास कि वो अपने वादे को पूरा कर रही, बल्कि पूरा करने की तरफ बढ़ रही है, ऐसा भी दिखे। तब जाकर के लोकसभा चुनाव में जो पिछले नतीजे आए उस जैसा नतीजा आ सकता है, या उससे अच्छा नतीजा आ सकता है, या फिर इसका नुकसान भी एक चीज ये भी रहती है, उसको खैर हर सरकार मानती है कि पिछली बार जब 2019 का इलेक्शन था तब वो सरकार 5 साल की थी, आज वो सरकार, मोदी सरकार 10 साल की हो चुकी है। क्या 10 साल बाद वही लोकप्रियता है, या वहां भी कोई एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि ये तो पता है प्रगति कि हर सरकार की जितने लंबे समय तक वो चलती है कि एंटी इनकम्बेंसी बनती है। लेकिन समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो अब लोकसभा की भी एक चुनौती है, लेकिन उससे पहले तो इंतजार उस मंत्रिमंडल का है, कौन कौन से चेहरे प्रगति उसमें होंगे जो ये सारी जिम्मेदारी जो मैनिफेस्टो में है उसको निभाएंगे। बिल्कुल, कल का और इंतजार, और 13 को यानी कि कल साफ हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में इस बार कौन